उपेंद्र कुशवाहा यहाँ पर राजद का रुख कर भी लेते हैं। अब इसमें दो विकल्प ये बनते हैं कि या तो वो महागठबंधन का हिस्सा बन जाए या अपनी पार्टी का पप्पू यादव की तरह जिस तरह उन्होंने कांग्रेस में विलय किया, ऐसे ही वो अपनी पार्टी का यहाँ राजद में विलय करके केवल सीधे तौर पर राजद के नेता कहलाए। आपको याद होगा तेजस्वी यादव ने कहा था कि 4 जून के बाद बड़ा खेल बिहार में होता हुआ नजर आएगा, तो क्या अब उसकी शुरुआत? नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होना, मंत्रालय बंटवारों के बाद आपसी सहयोगी दलों की सहमति ना बनना, नाराजगी जाहिर होना और इसी बीच में उपचुनाव की स्थिति पैदा होना, ये दिखाता है कि क्या अब जो इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच में टकरार देखने को मिल रही थी, जो एक बड़ी लड़ाई लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखने को मिली थी, क्या ये लड़ाई फिर से उपचुनावों के बीच में भी नजर आएगी? जहां एनडीए एक तरफ दावा करता हुआ नजर आया था कि 400 पार तो इस बार होकर रहेंगे, लेकिन 400 पार तो छोड़िए 300 पार तक भी नहीं कर पाए थे। क्या विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले उपचुनाव में भी करारी हार का सामना करना पड़ेगा? जहां हम बिहार की बात करें तो बिहार में जेडीयू पार्टी की तरफ से ये कहा गया था कि बड़े बड़े मंत्रालय जेडीयू पार्टी को दिए जाएं, लेकिन बिहार में 8 सांसदों को मंत्री बनाया गया, मंत्रालय बांटे गए। नीतीश कुमार के जो 2 सांसद हैं वो मंत्री बनते हैं, लेकिन उसके बावजूद जेडीयू पार्टी में आपसी सहमति बनती हुई नजर नहीं आती है। उनकी नाराजगी साफ तौर पर जाहिर होती है कि नीतीश कुमार का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया गया है। अब ऐसे में बिहार में भी उपचुनाव होने हैं और बिहार में 2025 की बात करें तो विधानसभा चुनाव भी है। उससे पहले जेडीयू पार्टी कहीं ना कहीं टूटने की कगार पर पहुंच रही है, या कहें कि पूरा एनडीए जो तमाम सहयोगी दलों से मिलकर बना है वो बिहार में कहीं ना कहीं अब टूट सकता है, जिसमें कई भूमिका यहाँ पर उनके सहयोगी पार्टी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। इससे जुड़े हुए तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं, तमाम सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। अक्षय मेरे साथ मौजूद है, अक्षय से जानेंगे। अक्षय, जैसे कि हम बिहार की चर्चा करें, एक तरफ नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो ये कहती है कि यहाँ पर हमें बड़े मंत्रालय चाहिए थे लेकिन नहीं मिल पाए, ये नाराजगी एक तरफ। दूसरी तरफ एनडीए की बात करें तो यहाँ पर एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा का जिक्र कर लेते हैं। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में तो उतरे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब वही उपेंद्र कुशवाहा लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर ऐसी बात कहते हुए नजर आते हैं जिसके बाद कहा जा रहा है कि वो एनडीए से क्या अलग हटना चाहते हैं, क्योंकि एक तरफ देखें तो यहाँ पर मंत्रालय बांटे गए, लेकिन यहाँ पर इनका नाम उपेंद्र कुशवाहा का नहीं आता क्योंकि हार का सामना करना पड़ता है। लालू प्रसाद यादव कहते हैं सामाजिक न्याय योद्धा, क्या आरजेडी की तरफ बढ़ सकते हैं? हाँ, देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा का जो बयान आया है वो इशारा तो उस बात की ओर ही कर रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ने इस बात को समझा कि एनडीए में रहते हुए भी उन्हें उतना समर्थन काराकाट सीट से बीते चुनावों में नहीं मिल पाया जितनी कि कहीं ना कहीं उन्होंने उपेक्षा की थी। और एक और चीज़ यहाँ पर महत्वपूर्ण ये हो जाती है कि उपेंद्र कुशवाहा यहाँ पर राजद का रुख कर भी लेते हैं। अब इसमें 2 विकल्प ये बनते हैं कि या तो वो महागठबंधन का हिस्सा बन जाए या अपनी पार्टी का पप्पू यादव की तरह जिस तरह उन्होंने कांग्रेस में विलय किया, ऐसे ही वो अपनी पार्टी का यहाँ राजद में विलय करके केवल सीधे तौर पर राजद के नेता कहलाए। लेकिन आप देखिए यहाँ पर अगर उपेंद्र कुशवाहा राजद की तरफ रुख भी कर लेते हैं, चाहे महागठबंधन का हिस्सा बन जाए या फिर यहाँ पर वो अपनी पूरी पार्टी का ही राजद में विलय कर ले, इससे कुछ खासा फर्क एनडीए में पड़ता नजर नहीं आएगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा पर जो एक काराकाट सीट जो उनके खाते में आई थी वो भी बहुत ही बैठकों के बाद आई थी। एनडीए में जब 40 सीटों का बंटवारा हुआ तो कई बैठकें हुई एनडीए की बिहार को लेकर के, तब जाकर के एक सीट काराकाट की उपेंद्र कुशवाहा के खाते में आई थी। यानी कुछ इतना बड़ा अब सियासी वर्चस्व उपेंद्र कुशवाहा का नजर नहीं आता। और आप देखिए यहाँ पर जीतन राम मांझी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के खाते में एक सीट आई। मांझी खुद वहां से चुनाव लड़े और अपने पूरे राजनीतिक कर में पहली बार जीतन राम मांझी सांसद भी बने हैं। वो एक सीट पाकर वहां जीतने में भी कामयाब रहे। वही स्थिति कुछ हद तक उपेंद्र कुशवाहा की थी। अगर वो जीत दर्ज कर पाते तो निश्चित तौर पर एनडीए में भी और बिहार की सियासत में भी उनकी जो राजनीतिक छवि है, राजनीतिक जो स्थिति है, कद है, वो बढ़ता। लेकिन अब अगर वो यहाँ हारने के बाद राजद का रुख कर भी लेते हैं तो कुछ खासा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब जब यहाँ पर सांसदों की बात है, आपने जिक्र भी किया इस बात का कि 8 सांसद बिहार से हैं जिन्हें केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया गया है। इसमें से 4 भारतीय जनता पार्टी के हैं और इसके अलावा चिराग पासवान एलजेपीआर के हैं, जीतन राम मांझी है और 2 सांसद यहाँ से जेडीयू के हैं। अब यहाँ पर जब मंत्रिमंडल में कैबिनेट में शामिल करने की बात आ रही थी तो फॉर्मूला निकल कर आया था कि 4 सांसदों पर 1 मंत्री होगा। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जेडीयू के 3 सांसद मंत्रिमंडल में शामिल किए जा रहे थे, लेकिन अंत में जाकर महज 2 को ही जगह मिलती है, जिसमें ललन सिंह को कैबिनेट में जगह दी गई है और रामनाथ ठाकुर को यहां राज्य मंत्री बनाया गया है। अब निश्चित तौर पर देखिए इस बात से नीतीश कुमार खफा नजर आ रहे हैं। बीते बुधवार को ही चंद्रबाबू नायडू ने मुख्यमंत्री के तौर पर जब आंध्र में शपथ ली, साथ में यहां पर
पवन कल्याण भी डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेते नजर आए। उसमें सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने नीतीश कुमार, क्योंकि एनडीए के तमाम सहयोगी दलों के बड़े नेता उस मंच पर मौजूद थे। एकनाथ शिंदे भी चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे। इसके अलावा यहाँ पर जीतन राम मांझी भी कहीं ना कहीं खबर थी कि वो भी शिरकत करने वाले, लेकिन नीतीश कुमार का मौजूद ना होना सवाल खड़े कर चुका है। नीतीश कुमार ये सवाल अब ये खड़े कर रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले फिर से पलटी मारते हुए नीतीश कुमार नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं है और कहीं ना कहीं ये सवाल का मुझे लगता है एक आधार बीते 2 विधानसभा चुनाव भी बनते हैं। हमने जैसे पहले भी यहाँ लगातार चर्चा की है कि बिहार के बीते जो 2 विधानसभा चुनाव हुए हैं वहां जेडीयू को, नीतीश कुमार को राजद के साथ ज्यादा फायदा हुआ है भाजपा की तुलना में, और वही कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मन में होगा भी। अब जिस प्रकार से नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल न होने को लेकर तर्क ये दिया जा सकता है कि निजी कारण के चलते नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए, तो फिर सवाल उठता है कि ललन सिंह क्यों नहीं शामिल हुए, क्योंकि केंद्र में जेडीयू की तरफ से अब ललन सिंह ही नेतृत्व कर रहे हैं यहाँ पर एनडीए सरकार में, तो ऐसे में ललन सिंह क्यों नहीं शामिल। तो कुल मिलाकर के नीतीश कुमार अब खुश इस बात से नहीं है कि 4 सांसदों पर एक मंत्री की बात हुई थी और महज 2 को ही मंत्री बनाया गया। अब इस नाराजगी के बाद शायद नीतीश कुमार फिर से राजद को रुख कर ले, बिल्कुल यहाँ पर नजर आ रहा है। देखिए, तेजस्वी यादव ने एक बात जरूर कही थी लोकसभा चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान कि चाचा का दिल अभी भी पास है, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं, नीतीश कुमार की पार्टी एक तरीके से टूटने की कगार पर पहुंचती हुई नजर आ रही है कि करके इस्तीफा यहां पर दिया जा रहा है। तो क्या ऐसे में मान लिया जाए कि जेडीयू पार्टी को बचाने के लिए नीतीश कुमार खुद बड़ा कदम उठा सकते हैं? जैसे कि बड़े चेहरे की बात करें तो यहां पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद के जो बेटे हैं अजीत सिंह, वो जेडीयू पार्टी में शामिल होते हुए नजर आए थे, लेकिन अब उन्होंने फिर से आरजेडी का दामन थाम लिया है। कहा जा रहा है कि बिहार में उपचुनाव होंगे तो उपचुनाव में रामगढ़ सीट भी है और इस सीट पर चुनाव लड़ना है और अजीत सिंह फिर से आरजेडी में वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या जेडीयू टूटने की कगार पर पहुंच चुकी है? अमन सर मेरे साथ मौजूद है। अमन सर, क्या लगता है, क्योंकि जेडीयू पार्टी से बात करें, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीमा भारती साथ छोड़ देती हैं, कई विधायक मौजूद नजर आते हैं जो एक एक करके इस्तीफा देते हैं। कारण कई बताए जाते हैं कि जेडीयू पार्टी सीमित नहीं है, एनडीए के इशारों पर काम कर रही है। क्या लगता है कि जेडीयू पार्टी को बचाने के लिए खुद नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर हम बिहार की बात करें, उसमें जेडीयू की भी बात करें, तो समझ में आता है कि जेडीयू को अपना अस्तित्व बचाने के लिए एक अलग तरह की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उनके तमाम जो नेता हैं, तमाम जो विधायक है, वो उनसे दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में 2025 के चुनाव को देखते हुए नीतीश कुमार बहुत सजग होकर कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को संभालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनका ये जो प्रयास है वो उतना असरदार साबित हो नहीं पा रहा। जैसा आपने जिक्र किया कि जिस तरह से अजीत की वापसी दोबारा आरजेडी में हुई है, ये अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है कि क्या अब आने वाले दिनों में और भी कई नेता जो हैं वो आरजेडी की तरफ वापसी करते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि आपको याद होगा, तेजस्वी यादव ने कहा था कि 4 जून के बाद बड़ा खेल बिहार में होता हुआ नजर आएगा। तो क्या अब उसकी शुरुआत हो चुकी है? कल चूंकि नायडू का जब शपथ ग्रहण समारोह था, सब लोग वहाँ पर मौजूद थे और नीतीश कुमार का नहीं पहुँचना कई तरफ की चीज़ों पर इशारा करता है कि क्या अब एनडीए के अंदर भी फिर एक बार दरार आना शुरू हो गई? क्या नीतीश कुमार जो बीजेपी या एनडीए ने उनको कह सकते हैं मोदी सरकार में जो उनको 2 मंत्रालय मिले हैं या 2 मंत्री उनके बने हैं उनकी कह सकते हैं पार्टी से, तो क्या वो नाखुश हैं और कोई बड़ा मंत्रालय वो चाहते थे? हालांकि रेल मंत्रालय की बात चल रही थी। तो ऐसे में कई तरह के सवाल हैं जो अब आपस में कह सकते हैं कि जो कह सकते हैं आपस में जो दरार है उसको और चौड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर एनडीए कुनबा जो है बिहार के अंदर खासकर वो बिखरता हुआ नजर आ सकता है। तेजस्वी यादव ने एक बात कही थी कि आपको 2 मंत्रालय दे दिए गए हैं, आपके 2 मंत्रियों को झुंझुना पकड़ा दिया गया। एक तरीके से बात तेजस्वी यादव करते हुए नजर आ रहे थे। क्या उन्हें इस बात का मालूम था कि एनडीए उनके साथ खिलवाड़ करता हुआ नजर आएगा? देखिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि बिहार की बात करें और खुद नीतीश कुमार की बात करें तो उनके पास 12 सांसद और ऐसे में उनको उम्मीद थी कि 2-3 बड़े मंत्रालय उनके हिस्से में आएंगे, लेकिन महज एक पंचायती राज जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है वो उनके कह सकते हैं कि उनके तरफ आती है, मिलता है उनको। उसके अलावा एक राज्य मंत्रालय मिलता है। तो ऐसे में उनका ये कहना है कि भाई कम से कम 2 से 3 तो कम से कम हमारे लोग बनाए जाने चाहिए, क्योंकि 4 का फॉर्मूला आपने डिसाइड किया था। ऐसे में हमारे 12 सांसद हैं तो कम से कम 3 मंत्री हमारे खेमे से होने चाहिए थे। तो इस तरह की नाराजगी भरी जो बातें वो लगातार नजर आ रही हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन अमूमन देखा जाता कि जब भी वो नाराज होते हैं उनकी तबीयत खराब हो जाती है। आप देखिए, जब पीएम मोदी का रोड शो होता है उसमें जब बीजेपी का सिंबल उनको पकड़ाया जाता है उसके बाद उनकी तबीयत खराब होती है और वो पीएम के नामांकन में नहीं जाते। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार नाराज होते हैं तो एक बार फिर से बीजेपी सरकार या मोदी सरकार के ऊपर संकट पड़ता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम बात करें एनडीए के साथ बिहार में जनता दल यूनाइटेड इस
उम्मीदों के साथ जुड़ती हुई नजर आई थी कि लोकसभा चुनाव में जीत तो हासिल करवाई जाएगी, लेकिन बड़े बड़े विभाग से लेकर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों से उनके सांसदों को नवाजा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं कि सिर्फ 2 ही सांसदों को मंत्री बना के मंत्रालय सौंपे जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से कदम उठा रहे हैं, आने वाले वक्त में कहीं बिहार में पूरा एनडीए टूटता हुआ नजर ना आए। शालिनी से एक सवाल और रहेगा। शालिनी, जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा को लेकर ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि इतनी नरमी अब लालू प्रसाद यादव के तहत उपेंद्र कुशवाहा क्यों दिखा रहे हैं? एक वक्त पर तो लोकसभा चुनाव के बीच बड़ी बड़ी बातें वो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ बोलते हुए नजर आए थे, और इसी बीच में पवन सिंह को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं कि वो आरजेडी में शामिल हो सकते, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, अब विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं से वो चुनाव जीतना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो निष्कासित कर दिया है, तो क्या पवन सिंह अब आरजेडी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए नाज़मीन, जिस प्रकार से इस लोकसभा चुनाव में देखा गया कि पवन सिंह पहले तो भारतीय जनता पार्टी के ही समर्थन में थे, और ऐसे में ये देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सीट भी दी लोकसभा के मैदान में उतरने के लिए, हालांकि उन्होंने उस सीट से चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया, और ऐसे में वो अकेले ही अपने ही दम पर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतर जाते हैं। अब देखने को जब नतीजे सामने आते हैं, जब मतगणना होती है, उस दौरान ये देखा जाता है कि पवन सिंह आगे चल रहे होते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद देखा जाता है कि पवन सिंह के जो वोट बैंक है उस पर कटौती होनी शुरू हो जाती है, और यहाँ पर पवन सिंह जो है वो हारते हुए दिखाई देते हैं। अब जिस प्रकार से ये देखा गया था कि जब पवन सिंह बागी हुए बीजेपी पार्टी को लेकर, तो यहाँ बीजेपी की ओर से उन्हें पहले लगातार बयान दिए जा रहे थे कि आप इस तरीके से मत करिए, आप बीजेपी के नेता के खिलाफ मत चुनाव लड़िए, लेकिन जब उन्हें ये कह सकते हैं कि उन्हें वार्निंग दी गई, उन्हें चेतावनी दी गई, उसके बावजूद भी वो नहीं माने। हालांकि फिर बीजेपी ने बड़ा निर्णय लिया और उन्हें पार्टी से अलग कर दिया, निष्कासित कर दिया। ऐसे में पवन सिंह पार्टी से अलग तो हो गए। अब ये उनके लिए एक बड़ा सवाल बन जाता है कि आखिरकार अब बीजेपी तो निष्कासित कर चुकी है, ऐसे में क्या वो जेडीयू के साथ जा सकते हैं या वो आरजेडी के साथ शामिल हो सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर अगर पप्पू यादव की बात की जाए तो पप्पू यादव निर्दलीय तौर पर उड़े, जबकि आरजेडी से उन्हें उम्मीद थी, आरजेडी ने उनका साथ नहीं दिया। तो ऐसे में तमाम सवाल नाज़मीन ये खड़े हो जाते हैं कि अब पवन सिंह क्या निर्णय ले सकते हैं। हालांकि अब उनके पास अगर कोई आधार नहीं बचता है, कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो वो आरजेडी का रुख जरूर करेंगे, और ऐसे में उन्हें अपने आप को मजबूत करने के लिए या अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा और आरजेडी के साथ जुड़ना पड़ेगा। जी बिल्कुल, लोकसभा चुनाव तो बीत गया, लेकिन आने वाले उपचुनाव और उपचुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में कोई बड़ा खेल फिर से बिहार में हो सकता है, इस बात की उम्मीद आरजेडी कहीं ना कहीं खुद ही जताता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि क्या उपचुनाव के बीच में क्या एनडीए और भी टूटने की कगार पर पहुंच जाएगा, क्या साथ छोड़ते हुए कई पार्टियां नजर आ सकती हैं या पार्टी के विधायक नजर आ सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो एक बड़ा चेहरा अजीत सिंह जो आरजेडी में दोबारा से शामिल हो जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इशारा दे रहे हैं कि अब एक बड़ा खेल बिहार में फिर से होता हुआ नजर आ सकता है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।